परिधि की फोटो दिखाने के बाद भी जब उस आदमी ने परिधि के ऊपर आरोप लगाना बंद नहीं किया, तो आमतौर पर शांत रहने वाली परिधि का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। परिधि ने उस आदमी के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। और ऐसा होता हुआ देखकर परिधि बहुत बुरी तरह से घबरा गई। ये क्या हो गया इसे? परिधि घबराई हुई आवाज में बोली। कुछ नहीं हुआ है, घबराकर बेहोश हुआ है, व्हीलचेयर पे बैठे हुए प्रताप ने कहा और वहीं पर खड़े अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। प्रताप का इशारा पाकर उस गार्ड ने जमीन पर पड़े आदमी को सीपीआर देना शुरू किया और कुछ ही देर के बाद जब वो होश में आ गया तो परिधि समेत बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। विशेष ठाकुर ये सब होते हुए देख रहे थे। जिस तरह से प्रताप परिधि का साइड ले रहा था और उसकी मदद कर रहा था, उसे देखकर विशेष ठाकुर का दिल अलग ही हिलोरे मार रहा था। वो समझ चुके थे कि उन्होंने जिंदगी के शतरंज पर जो बिसात चली थी, उसमें उन्हें सफलता मिलती दिख रही थी। उनका इरादा ही प्रताप रॉय के करीब जाने का था और वो अपने इस इरादे में सफल भी होते हुए नजर आ रहे थे। किसके कहने पे किया है ये सब तुमने? उसके होश में आते ही प्रताप ने सबसे पहला सवाल किया। उस आदमी को शायद प्रताप के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन अब तक वो समझ चुका था कि वो किसी पावरफुल इंसान के सामने था। इसीलिए उसके चेहरे पर एक खौफनाक डर समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बोलोगे या कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए? प्रताप ने कड़क आवाज में कहा और उसके बाद उस आदमी ने जिस तरफ सत्येन खड़ा हुआ था उस तरफ अपनी उंगली घुमा दी। जैसे ही परिधि को ये पता चला कि ये सब उसके सगे बाप सत्येन ने किया है, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे मालूम था पापा कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरे पापा हैं। मुझे आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। आप इतना कब से गिर गए पापा? परिधि के मुंह से एक एक शब्द अंगार की तरह बाहर निकल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो सत्येन को थप्पड़ भी मार सकती थी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इतना कहते हुए सत्येन उस आदमी के पास पहुंच गया और उसके कॉलर को पकड़ लिया। ये सब मैंने तुझसे कब करने को कहा था? सत्येन उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आपने नहीं, आपके पीछे जो खड़ी थी उसने, उस आदमी ने कहा और फिर से अपनी उंगली उस तरफ कर दी। वो तारुषी थी जिसने ये सब किया था। मानव भी वहां मौजूद था और जब उसने तारुषी को देखा तो उसका खून खौल गया। ये लड़की इतना नीचे कैसे गिर सकती है? मानव ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। परिधि गुस्से से तारुषी की तरफ बढ़ गई और जैसे वो तारुषी से कुछ बोलने जा रही थी कि तभी भारती बीच में आ गई और फुसफुसाते हुए बोली, याद रखना, जो अभी हुआ वो अतीत में हुआ एक छुपा सच है। अगर तुमने तारुषी को कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा बाप ही वो राज सबके सामने बताएगा। भारती की धमकी देते ही परिधि के कदम रुक गए। वो बस दांत पीस कर रह गई और वापस आकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। इतनी देर में रेहान परिधि के पास पहुंच गया और बोला, क्या हुआ? आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? रेहान को परिधि का ये बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बस मुझे कुछ नहीं कहना, परिधि ने बस इतना कहा और चुप हो गई। रेहान को तारुषी से ज्यादा भारती के ऊपर गुस्सा आ रहा था। विशेष ठाकुर भी परिधि के पास पहुंच गए और वो भी तारुषी के खिलाफ एक्शन लेने की बातें करने लगे, लेकिन भारती की धमकी ने परिधि के मुंह को सिल रखा था। इसीलिए उसने विशेष को भी कुछ न करने की रिक्वेस्ट की और खामोश खड़ी रही। अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज सुनकर सबसे ज्यादा परिधि घबरा गई थी। ये पुलिस किसने बुलाई है? परिधि ने चौंकते हुए कहा। मैंने, प्रताप ने जवाब दिया। लेकिन मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी है, परिधि ने जवाब दिया। तब तक पुलिस वाले अंदर आ गए और जैसे ही उन्होंने उस लंगड़े आदमी को देखा कि उनके साथ आए इंस्पेक्टर ने सीधे उसके पास पहुंचकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। साले, जेल के बाहर आते ही तो फिर से फ्रॉड करने लगा, इंस्पेक्टर ने कहा। कब से जेल में था ये? प्रताप रॉय ने सवाल किया। 6 साल बाद जेल से बाहर निकला है ये रॉय साहब, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। और उसके इतना कहते ही फिर से खुसुर पुसुर शुरू हो गई, क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले ही 5 साल पहले परिधि के साथ रिलेशन में होने का दावा किया था।
इतनी ही देर में इंस्पेक्टर की नजर उसके पैरों पे चली गई। ऐसे क्यों खड़ा है, लंगड़ा भी हो गया क्या? इतना कहकर उसने एक डंडा उसके पैरों पे जड़ दिया और अगले ही पल वो सिसक कर सीधा खड़ा हो गया। यानी ये लंगड़ा भी नहीं था। वहां खड़े हुए लोगों में से किसी ने कहा। सब समझ चुके थे कि ये आदमी बस तारुषी के कहने पे नाटक कर रहा था और तारुषी को मन ही मन उल्टा सीधा बोलने लगे। ये लंगड़ा वंगड़ा नहीं था। जितने भी ये फ्रॉड लोग होते हैं ना, ये सभी लूले लंगड़े होने का नाटक करते हैं। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा। प्रताप को उसकी ये बात चुभ गई और उसे थोड़ा सा पर्सनल भी महसूस हुआ। उसने उस इंस्पेक्टर को घूर कर देखा। सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब। उसके आगे कुछ कहने से पहले ही प्रताप ने अपने हाथों से उसको चुप रहने का इशारा किया और बहुत ही गुस्से में कहा, लेकर जाओ इसे, और हाँ, 1 महीने तक सच में ना चल सके ये याद रखना। प्रताप रॉय ने कहा और फिर परिधि की तरफ देखा, मानो वो पूछना चाह रहा हो कि तारुषी और उस बच्ची के साथ क्या करना चाहिए। परिधि ने प्रताप रॉय की आंखों को झट से पढ़ लिया और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है सर। बाकी वो बच्चा रात भर यहीं रहेगा। सुबह हम उसे खुद लेकर आपके पास आएंगे। इतना कहने के बाद परिधि वहां से अंदर चली गई। लोग परिधि की तारीफ करने लगे क्योंकि इतना सब होने के बावजूद उसने तारुषी को कुछ नहीं कहा था। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब इसे तारुषी की बेशर्मी कहा जाए या उसका कम दिमाग कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बुफे पर मजे से खा रही थी। परिधि की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराकर वहां से चली गई। परिधि अकेले कॉरिडोर से बाहर निकल रही थी। तभी एक कमरे के सामने से गुजरी कि एक हाथ बाहर निकला और उसने परिधि को खींच लिया और परिधि सीधे जाकर उस आदमी के ऊपर गिर गई। और जब उसकी नजर खुद को खींचने वाले चेहरे पर पड़ी तो उसका कलेजा धक रह गया। प्रताप जी आप? परिधि सकपकाते हुए बोली। हमने आपकी इतनी मदद की, लेकिन आपने एक थैंक यू तक नहीं कहा। प्रताप ने परिधि से कहा। इससे पहले परिधि ने जब प्रताप को बचाया था तो वो उसको अपने घर लेकर गया था, इसीलिए वो भी परिधि से कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाकर बैठा था। थैंक यू प्रताप जी, परिधि ने जवाब दिया। वो व्हील चेयर पे बैठे प्रताप के एकदम करीब थी, जिसकी वजह से वो उसकी सांसों को महसूस कर रही थी और उसे बिल्कुल अपनेपन सा एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस इंसान को जानती थी। परिधि बस उसकी आंखों में देखे जा रही थी। तभी प्रताप ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, आप उठ जाएंगी क्या? मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। प्रताप ने जब परिधि से ये कहा तो वो सकपकाकर उठ गई और सीधे खड़े होते हुए बोली, आई एम सॉरी प्रताप जी। कोई बात नहीं, प्रताप ने कहा। उसके बाद उसने अपने पास रखे एक बैग से एक बॉक्स निकाल लिया और परिधि की तरफ बढ़ा दिया। सॉरी, मैं ये ले सकती हैं? सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती, परिधि ने कहा। बिना देखे ही तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि ये चीज तुम्हारे लायक नहीं है? प्रताप ने बहुत सटीक तरीके से कहा। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं गिफ्ट्स नहीं लेती, सॉरी। तो मैं देखना भी नहीं चाहती कि क्या है इसमें। परिधि भी पक्के उसूलों वाली थी। ये देखकर प्रताप के मन में परिधि के लिए इज्जत और प्यार दोनों ही बढ़ चुके थे। मैंने कहा ना देख लो, मैंने कहा ना देख लो, प्रताप ने सख्त आवाज में कहा। अब परिधि के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसकी आंखों के सामने एक बेशकीमती हीरो का हार रखा हुआ था। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट आई कांट टेक इट, परिधि ने कहा। क्यों, पसंद नहीं आया? प्रताप ने उतावलेपन के साथ कहा। प्रताप जी, ये बहुत महंगा है और मुझे इतने महंगे गिफ्ट की आदत नहीं है, परिधि ने जवाब दिया। प्रताप को परिधि की सादगी बहुत अच्छी लग रही थी और वो इसी सादगी पर तो मर मिटा था, वरना बात बात पर लोगों को गोली मारने वाला प्रताप आज एक छोटे बच्चे की तरह परिधि की तरफ देखे जा रहा था। अच्छा, तो ये समझ लो कि ये गिफ्ट मैं तुम्हें नहीं, परिधि विशेष ठाकुर को दे रहा हूँ और विशेष ठाकुर की बेटी को ऐसे गिफ्ट की आदत होनी चाहिए, प्रताप ने जवाब दिया। और उसका जवाब सुनने के बाद परिधि उससे कुछ कहती कि तभी उसको ढूंढते हुए विशेष ठाकुर वहां आ गए। और जब उसने परिधि को प्रताप के पास खड़े देखा
और एक्सपेंसिव गिफ्ट के बारे में सुना तो उसका चेहरा हरा हो गया। प्रताप जी सही कह रहे हैं परिधि, तुम्हें अब ऐसे गिफ्ट की आदत डाल लेनी चाहिए। और फिर उनके पास आ गया। उसने प्रताप को वहां आने और परिधि की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोला और उसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगे। परिधि का मन अभी भी उस हार को लेने का नहीं कर रहा था, लेकिन जब प्रताप रॉय के साथ साथ विशेष ठाकुर ने उसके ऊपर दबाव डाला तो वो लेने के लिए तैयार हो गई। इसको इसी वक्त गले में डाल लेना परिधि, प्रताप ने कहा और परिधि सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसने बाहर जाकर उस हार को गले में डाल लिया और उस हार ने परिधि की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए। तारुषी ने जब परिधि के गले में वो हार देखा तो वो जल भुनकर राख हो गई। परिधि बुफे पर मौजूद लोगों से मिली रही थी कि तभी उसकी नजर केशव के ऊपर चली गई, जो अकेले बैठकर खाना खा रहा था। परिधि का मन उसकी तरफ खिंच गया था और वो उसकी तरफ बढ़ गई। कुछ और चाहिए? परिधि ने उसके पास जाकर कहा और उसे देखकर केशव खाना छोड़कर खड़ा हो गया। आराम से बैठकर खा लो, मैं तुम्हें यहाँ डांटने नहीं आई हूँ बेटा, लेकिन तुम ये सब काम करना छोड़ दो। अभी तुम बहुत छोटे हो, अपनी मम्मी पापा का कहना मानो, परिधि उसे समझाते हुए बोली। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, केशव ने जवाब दिया और उसकी निश्चल मासूम आंखें छल छला गई। क्या सच में, या फिर तुम ये भी झूठ बोल रहे हो? परिधि ने पूछा। मैं इस रोटी की कसम खाकर कह रहा हूँ आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा सच में इस दुनिया में कोई नहीं है। अंकल ने बताया था कि मेरा कोई भाई था, लेकिन मुझे उसका भी नहीं पता, केशव ने कहा और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पे लुढ़कने लगे। परिधि को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। उससे अपना अतीत फिर से याद आने लगा कि अगर उसका बच्चा उसके साथ होता तो शायद वो भी केशव जितना बड़ा होता। उसकी बाहें अपने आप ही खुल गई और उसने जमीन पर बैठकर केशव को गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, आपको आपका भाई मिल जाएगा, परिधि ने कहा और कुछ देर तक केशव को गले से लगाए रही। तभी केशव ने परिधि से कहा, आंटी मेरे हाथों में खाना लगा है, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। उसके इतना कहने पर परिधि ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद कुछ देर तक उसके पास रहने के बाद परिधि वहां से चली गई। परिधि उसके बाद काफी देर तक लोगों से मिलती जुलती रही और फिर जब इसी बीच वो एक मिरर के सामने से गुजरी तो उसमें अपने आप को देखने के बाद उसके पसीने छूट गए। वो एक पल के लिए वहीं की वहीं रुक गई। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या हुआ था परिधि के साथ? क्या तारुषी ने फिर से खेल दिया है कोई खेल? क्या केशव ही है परिधि का अतीत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माय स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।